हम ही लोग चुन के भेजते हैं उनको। और मैं खुद कहती हूँ कि मैं वो महिला हूँ जिसने इस राज्य के लिए 22 दिन और 30 दिन 2 बार मैंने भूख हड़ताल की है। एक महिला को पैनल जी जानते हैं, यहाँ पे अनिल जी बैठे हैं, ज्योति जी, ये लोग जानते हैं कि मैंने घर से एक महिला को निकालने में कितनी मेहनत की होगी। लेकिन मैंने कैसे उत्तराखंड की कल्पना की थी वो तो आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। देहरादून में राजधानी बनने से पूरे पहाड़ का विकास नहीं हो गया, या उत्तराखंड से एक जमीन का टुकड़ा अलग करने से यहाँ के लोगों का विकास नहीं होगा। विकास तो तब होगा जब यहाँ हमने क्यों दिया था अलग राज्य कि यहाँ के माटी के गुणों को पहचानने वाले लोग, यहाँ की क्लाइमेट का ज्ञान रखने वाले लोग उस विधानसभा में चुन के जाएंगे तो उसके अनुकूल नियोजन देंगे। लेकिन क्या ये हो रहा है? नहीं। तो आज हमको उनको उनकी नींद जो वो कह रहे सोए हुए अपने सुनहरे सपनों में, उनको जगाना है, उनका गला पकड़ना है कि तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है, तुम्हें किसने भेजा है विधानसभा में। अब जैसे कहा कि इतनी बड़ी किताब जो है लिख पड़ी है ना, लेकिन कहीं जो है जो मैं गांव की जो जड़ है, बुनियाद है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, उनका कहीं जिक्र ही नहीं। ब्लॉक स्तर से जो चीज होनी चाहिए वो यहाँ राजधानी में नहीं होगी ना। तो हमें उन लोगों को बताना है कि आपको क्या करना है। जहां तक रही महिला आयोग की बात, महिला आयोग बिल्कुल मैं जाऊंगी, मैं विजय बहुगुणा जी से मिलूंगी और इस विषय पे चर्चा करूंगी कि केवल चर्चा करके समाधान नहीं निकल पाएगा जब तक हम जमीनी स्तर पे उस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। उसकी जरूरत है भाइयों, और आप लोगों के साथ जहाँ कहोगे वहाँ मैं खड़ी होंगी। मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, साइंटिस्ट मेरे बगल में बैठे हैं आनंद शर्मा जी, और आप लोगों में कई लोग बैठे हैं या जो, और जो जमीनी स्तर पे जो लोग गांव में और समाज के बीच में काम कर रहे हैं वो बैठे हैं। 2 लोग मेरे सामने पैनल जी हैं, अनिल ज्योति जी हैं। आप लोग जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, आखिर में जनता को ही जानना होगा, जनता को ही इनको समझ सिखाना होगा। उसके लिए मेरी आपसे अपील है कि इस तरह की कोर्सें हम ब्लॉक स्तर तक ले जाएं, तो जब वहां का आदमी जागेगा, जाग तो गया लेकिन उसे ये मालूम होना चाहिए कि 10 मंजन नहीं करूंगा तो मेरे दांत पे कीड़ा लग जाएगा, दांत खत्म हो जाएंगे और मेरा मुंह बेकार हो जाएगा, मैं अपना पेट को भी सही से नहीं भर पाऊंगा। तो उसकी जरूरत है। तो उसके लिए आप हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। मुझे जहाँ कहोगे, जब कहोगे, मैं हर समय तैयार हूँ आपके पीछे अपनी बातें रखने के लिए। आपके धन्यवाद। एक निवेदन ये भी है कि महिला आयोग राज्य महिला आयोग, अगर राज्य में महिला किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और कृषि तकरीबन पूरी तरह से उसके ऊपर ही निर्भर है, तो जलवायु परिवर्तन का बदलाव महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है और उसके एडेप्टेशन में उनकी क्या भूमिका है, क्या जरूरियात है, और उसको राज्य सरकार की पॉलिसीज में, क्लाइमेट चेंज में, एग्रीकल्चर में कैसे शामिल किया जा सके, इसमें अगर कोई छोटी सी शोध हो जाए, छोटी सी स्टडी हो जाए, या एक बातचीत भी अच्छी तरीके से हो जाए, तो शायद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ पे कि ऐसी गतिविधि होगी। तो उसमें उत्तराखंड को नेतृत्व लेने की पूरी संभावना है, और हम लोग कहेंगे कि अगर ऐसा हो तो हम लोग इसमें जो रोल कर सकते हैं वो जरूर हम लोग करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में श्री जोशी जी से अध्यक्ष भाषण के लिए चाहता हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी चर्चाएं बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। मेरे लिए तो बड़े सम्मान की बात है कि आज हमारे अग्रणी हमारे सामने है, बिहारी भाई, देवी भाई और तमाम प्रेम जी, हमारी बड़ी दीदी, हमारे मित्र आनंद जी, और ये जो सामूहिक प्रयत्न है, जो भी शब्द का प्रयोग हम करें, लेकिन चाहे वो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा सत्य है कि हम संकट में हैं। अब रास्ता कोई भी हमने दुर्भाग्य से हमारे पल्ले पड़ा और हम इस संकट पे आ गए। देखिए ऐसा है मित्रों, विज्ञान हमारा आधार है जीवन का, और जो जंगली भी बड़े बड़े भारी वैज्ञानिक हैं, बिहारी भाई भी अपने आप में बड़े विद्वान हैं। दुर्भाग्य ये है कि अगर बिहारी भाई कोई बात बोलेंगे तो उसको सुनने वाले कम है, और आमिर खान बोलेगा तो पूरा टीवी सीरियल बन जाता है। ये जो प्रवृत्ति हमारी समाज की है, इसमें दुर्भाग्य ये है कि हम बिहारी भाई को हीरो नहीं बनाते। अब बिहारी भाई हीरो है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके संज्ञान में ला के दे सकता हूँ। ये जंगली भाई हैं, ये वृंद बजूली है, कैसे हीरो है। और मुझे लगता है कि आपके जो भी अध्ययन है वो उसका हिस्सा होना चाहिए। उनका फुटप्रिंट क्या है आज, अगर आप देखें कि वो सारा जीवन जिस तरह से जीते हैं, उन्होंने इस क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में जो भी अंतर आया है, जो भी बिगाड़ आया, उनका कंट्रीब्यूशन है। और अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का निकाल दिया गया, क्योंकि हम दुर्भाग्य हमारा ये है कि रियो ने अगर 1972 में सतत विकास कह दिया तो हम सब के सब दौड़ गए सतत विकास के लिए। मुझे लगता है नारा सतत नहीं होना चाहिए था, तब होना चाहिए था सबका विकास। क्योंकि पिछले 40-30 सालों में जो दो टुकड़े आज दुनिया में साफ दिखाई देते हैं, एक शहर है और एक गांव है। किसको दोष मानेंगे आप? जो भी परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्योंकि एक तरफा विकास में मुट्ठी भर लोगों का जो भला हुआ, और जो इस तमाम चीजों के सबसे बड़े दोषी हैं, वो अलग थलग नहीं दिखाई देते। वही प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे तमाम नीतियों का। इस पुस्तिका में कौन सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे जब ये तैयार हुआ, जैसे मेरे पिताजी भाई ने कहा। देखिए, कहीं हमारे लिए एक गहरी बैठ और समझ की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि जब तक आप आज अगर हम जो भी नाम का प्रयोग है, जंगली भाई का कष्ट ये था कि 80 धारे सूख गए, और हमारे मित्र कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं है। वो वैज्ञानिक है, विज्ञान का आधार है, वो इस बात को इस रूप में रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए पीड़ा बड़ी चीज होनी चाहिए, शब्द बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, पिछले 100 सालों में आम आदमी संकट में आया है। अनिल अंबानी नहीं आया होगा, ना मनमोहन सिंह आए होंगे संकट में। वो निश्चित रूप से कोई योजना जरूर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो दुख भोगने वालों में से नहीं, कष्ट झेलने वालों में नहीं। कष्ट झेलने वाले कितनी हमारी आने वाली पॉलिसी का हिस्सा बने हैं, ये पहला प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए मेरी दृष्टि में। और अगर रियो ने कुछ कह दिया है, आईपीसीसी ने कुछ कह दिया है, तो निश्चित रूप से उनके आधार होंगे, बड़े आधार होंगे, उनको हम निश्चित रूप से देखें। और लेकिन जो सुझाव हो वो हमारी जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हम एक बड़ी सामूहिक अच्छी भागीदारी कर सकते हैं। क्योंकि एक बात और भी तय है, जिसे हम मना नहीं कर सकते, कि इस देश में जब भी नीतियां बनेंगी उसमें हम कितना चिल्लम पौं कर ले, वो जो हमने चुन चुन के भेजे हैं, और जिन जिनको चुन चुन के भेजने के लिए हमारे आधार बीजेपी और कांग्रेस ही थे, तो तब तक हम उनका कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये बताइए, पिछले 50 सालों में अगर जलवायु परिवर्तन और विभिन्नता आई है, हमने कितना राजनीतिक मुद्दा बनाया है? हमारे वोट के आधार बने ही है। आज भी हम आपके बीच में चुनाव है, बताइए कि हमने ये कितने आधार बनाए पर्यावरण को लेकर के। हम कौन से मुद्दे, हम अगर किसको चुनेंगे जो हमारे लिए, लेकिन होता नहीं। इसलिए शायद उनको जोड़े जाने की भी आवश्यकता है कि जो नुकसान आज की तारीख में पहुंचा रहे हैं, या जो दुर्भाग्य से इस नीति को बनाते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे बीच में। देखिए, वर्तमान में देखिए, हमारे मित्र ने बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
अब आप एक बात ये देखिए कि एक फुटप्रिंट तैयार कर लिया जाए दुनिया का, शहर का और गांव का, एक तो कितना किसका आज की तारीख में योगदान है इस विषाक्त हालात को पैदा करने का। और दूसरा पहलू और बना लिया जाए साथ में, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस अध्ययन को करिए। सिंकिंग पॉइंट कौन है? कार्बन एमिशन हो, SO2 हो, पार्टिकुलेट्स हो, इसके सिंकिंग पॉइंट क्या है? इसका एक ही सिंकिंग पॉइंट है जंगल। और जंगल कहां बसते हैं? दिल्ली में बसे हुए जंगल या देहरादून में बसे हुए? ये गांव में, देश के गांव में बसते हैं। इसका मतलब है सिंकिंग पॉइंट गांव है। एक तरफ वो कंट्रीब्यूटर भी नहीं है विषाक्तता के, और वो सबसे बड़े सिंकिंग पॉइंट है क्लाइमेट इश्यू, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का जो सेंट्रल थीम होना चाहिए। अब जो उत्तर साफ है, वो उत्तर साफ है, मैं आपको उत्तर साफ है कि जब तक देश में गांव की सहभागिता पूरे विकास में, सबके विकास में नहीं होगी, आप कुछ भी आपके पास हल नहीं होने वाला। क्योंकि आप और मैं आपस में तय कर लें कि हम कितना तैयार हैं किसी भी चीज के लिए। अगर बिजली चली जाएगी, सरकार को अभी गाली दे देगा, अभी दे देगा। और अभी पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और तमाम विलासिता जिसके हम गुलाम हो चुके हैं, अगर हम उससे मुक्त हो सकते हैं। बिहारी भाई का फुटप्रिंट देख लीजिए और आप अपना, हम सबका देख लें, तो प्रश्न ये है कि जब उधर नहीं जा सकते, हम अपने को दोबारा उन एज में नहीं ले जा सकते, तो हमें उत्तर ढूंढना पड़ेगा। उत्तर सत्य तो ये है कि जो भी बात है वो एक ही चीज के बीच में उत्तर है, नदियां उतनी ही मजबूत हो, जंगल उतने ही मजबूत हो जो 200 साल पहले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक जो दौड़ है हमारी विकास की, उसमें दिल्ली, दिल्ली और तमाम तरह के बड़े शहर जो अंधाधुंध हमारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो बांध यहाँ बनते हैं, ऊर्जा का कहीं और उपयोग होता है, जो कार्बन एमिशन होता है, उसकी सिंकिंग पॉइंट हमारे देश के गांव होते हैं। तो हमें ये अध्ययन को आधार बनाते हुए अपनी अप्रोच को गांव सेंट्रिक करना पड़ेगा, गांव पर आधारित होना पड़ेगा। इससे दो बातें बड़ी सरल हो जाएंगी। आज गांव जो एक तरफा कटे फिटे से दिखाई देते हैं और शहर जिसमें हमारे गांव भी दौड़ना चाहते हैं उस लोलुपता में, उस सब सुख भोगने के लिए, तब तक ये संभव ही नहीं होगा जब तक हमारी विकास की कुंजी जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के लिए भी है और एक इक्विटी के लिए भी है, चाहे उस क्लाइमेटिक इक्विटी हो और चाहे वो मटेरियल इक्विटी हो, इनकम इक्विटी हो, ये गांव पर ही आधारित हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि एक शुरुआत इस बात की हो चुकी है, ये बात सबके जहन में बैठ चुकी है कि कोई भी सिंकिंग पॉइंट दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई में नहीं मिलेगा। जो कुछ भी बड़े परिवर्तन या विभिन्नता हमें जो दिखाई दे रही है, इसका उत्तर सिर्फ गांव है। गांव के हालात में बदलते जो भी परिवर्तन हुए और जो बड़ी देर शहर के उत्पादकों की है, बड़े बड़े उद्योगों की है, गांव की भूमिका उसमें सबल रही कि जो कुछ भी आज तक बात झेला है गांव में, कार्बन न दिखाई दिया हो कर गांव नहीं झेले हैं, जंगलों ने उनकी रक्षा की है, लेकिन अब गांव की भूमिका को साफ करने का समय आ गया। और ये उत्तर आप और हमारी सबकी ये बैठक दे सकती है। इसमें जो कुछ भी कभी डॉक्यूमेंट में हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोगों की बड़ी भूमिका है, जिन्होंने गांव के बीच में बैठ के काम किया है और देश की रक्षा की है जलवायु के दृष्टिकोण से, हम समझते हैं कि और इसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मैं एक बात सीधी सी बता देता हूं आपको, एक ही परिवर्तन होता है, एक विभिन्नता को आप पहले समझे। क्लाइमेट शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं तो हम बहक से जाते हैं, लेकिन हमारा कितना सुंदर शब्द है जल और वायु, जलवायु, इसी में तो अंतर आ रहा है। और ये साफ साफ बता रहा है जल और वायु दोनों संकट में है और इसकी अभिव्यक्ति हमें बड़े छोटे कोनों में न दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से है कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी की रेस हुई है, उतनी बड़ी इकोलॉजी की नहीं है। किसी भी गांव में, किसी भी राज्य में और किसी भी देश में जहां इकोलॉजी और इकोनॉमी दूसरे डायरेक्शन में जा रही हो, तो स्वाभाविक है कि हम कच्चा खाएंगे और खा लिया, दुनिया ने कच्चा खा लिया है। कि इकोनॉमिक रेस में जो यूरोप ने शुरुआत की थी कि आदमी के जीवन का
बेहतर मतलब यही है, वो कितना भोग सकता है, वो भोगवादी सभ्यता जो आप और हम सबके बीच में आ चुकी है। क्योंकि इकोनॉमी की वजह से इकोलॉजी को हमने नेग्लेक्ट किया। कोई भी समाज बिना इकोनॉमी के साथ लेकर नहीं चलेगा। वो जो आज हम भोग रहे हैं, आज क्लाइमेट चेंज, कल पिछले 30 साल पहले था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आजकल क्लाइमेट चेंज है, 30 साल बाद कुछ और आने वाला है। हाँ, तब तक हमारे पास सुझाव समाधान नहीं होंगे जब तक हम सबको सेंट्रिक नहीं करेंगे। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये है, आज हमने बैठक की, मित्र आपने सभी राज्यों में भी बैठक की और वो भी सब कुछ हो गया जो आपने कहा। क्या मेजर है आपके पास, बताइए, व्हाट इज योर ग्रोथ मेजर फॉर दैट? आपने क्या सोचा कि आप पहले साहब अच्छा हो गया, अभी खराब होने का तो आपके पास है, नदियां सूख गई, आपके पास ये हो गया, टेम्परेचर राइज हो रहा है। Do we have any another growth measure in this country? ग्लोबली जीडीपी का जो विचार आया था, कल घरेलू उत्पाद का, यूरोप की देन थी। अरे यूरोप के पास सब ठीक था, उन्होंने कहा हम आर्थिक रूप से कितनी प्रगति कर रहे हैं, उन्होंने कहा लाओ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हम जो कृषि प्रधान देश थे, जो कृषि रहा ही नहीं है, हमने भी कहा यही है जीडीपी। अब लगे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जिनके आगे हम नतमस्तक हैं, कहते हैं साहब इनका बड़ा देश में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उस तमाम डेवलपमेंट में किसको कौन देनी पड़ी? इकोलॉजी को। क्या हम जो कुछ भी बात पर बहस कर रहे हैं, क्या इसका कोई सूचक होगा कि परिवर्तन आया? डू वी हैव एनी ग्रोथ मेजर? हमारा एक और ग्रोथ मेजर ग्लोबली होना चाहिए, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। क्या है हमारा सूचक, बताएं। सरकार इस राज्य की पिछले वर्ष 11.2 हमारा जीडीपी पहुंच गया इस राज्य का। और दूसरों भाई चंदू मम्मू और बेचारे रघुवीर के हालत क्या है पिछले 10 सालों में, इस राज्य में क्या बेहतर हुए? कहा जाता है कि साहब औसतन हमारी आय 50-60 हजार होगी और वो बेचारे के 1-2 हजार से ऊपर कहीं बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जीडीपी कल्प्रिट है आपके पास। इसको नकार देना चाहिए सिरे से, क्योंकि ये मेरे गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये तो ब्रिटानिया, टाटा और ये तमाम बड़े उद्योग जिन्होंने तुम्हारी अच्छी खासी जमीन खा दी, उनके आर्थिकी के आधार है। हमको एक और सूचक तैयार करना चाहिए और वो सूचक ये बताए कि भाई कितना जंगल बढ़ाया इस साल, कितनी मिट्टी रोकी, कितना पानी को चार्ज किया, कितनी हवा बेहतर की। ये इसका आंकड़ा दे दो। वो समृद्ध आंकड़ा तब चाहिए जब तुम बताओगे कि तुमने जीडीपी में तो ये कर दिया, तो बताओ तो वही जीडीपी में क्या किया। क्योंकि आम आदमी उस जीडीपी का हिस्सा नहीं है। क्या ब्रिटानिया ने पैसे कमाने के लिए मेरे जेब में आ गए, या बिहारी भाई की जीवन में परिवर्तन आ गया, जो दूर दराज में मर रहे हैं लोगों के लिए, गांव में काम करने के लिए जंगली भाई मर रहे हैं, इनके लिए क्या परिवर्तन है? इनका परिवर्तन, इनका सम्मान उस दिन शुरू होगा जब दूसरा ग्रोथ मेजर होगा। और वो ग्रोथ मेजर इस सारे देश और दुनिया को बताएगा कि इस देश के गांव का क्या योगदान है, जंगल बचाने का योगदान क्या है, पानी बचाने का योगदान क्या है, बिजली जो हमारी छाती में पैदा होती है उसका योगदान क्या है। मुझे लगता है कि दूसरे ग्रोथ मेजर की तैयारी नहीं होगी और वो कहीं ना कहीं हमारे और आपका जो तमाम आंदोलन चल रहा है क्लाइमेट कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल के लिए, उसके सूचक के बिना आप कहीं नहीं पाएंगे कि आपने क्या प्रोग्रेस की। मुझे लगता है कि मैं इसी के साथ ये समझता हूँ कि आप, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं बहुत गोष्ठियों में मुझे भागीदारी करने का मौका मिलता है, लेकिन इस गोष्ठी की जो महत्वपूर्ण मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन लगाया है, निश्चित रूप से लगाया है। और भाई और हमारी दीदी, ये सब वो लोग हैं। लेकिन मित्र, बात सही है, डॉक्टर आनंद जी ने एक बात बोली कि हम व्हाट इज अवर प्रोडक्ट। हम देखिए, अब प्रोडक्ट का जमाना है, आप कितनी बहस कर लो, आपका ठीक प्रोडक्ट क्या है, आप प्रोडक्ट बताइए। तो जब तक हम एक मापदंड इन सरकारों के सर पे नहीं डालेंगे कि भाई या तो तुम जीडीपी मत दो, और देखते हो तो एक दूसरा विचार सूचक भी दो हमको कि हवा, मिट्टी, पानी, जंगल कितना बड़ा है ऐसा, और उसमें फिर भागीदारी स्वतः है हमारे उन तमाम सामाजिक पहल की होगी जिनका एक बहुत बड़ा योगदान, छुपा हुआ योगदान इस दुनिया में है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं मित्र, फुटप्रिंट तैयार करिए कुछ लोगों के, सुंदरलाल बहुगुणा के, बिहारी जी के और ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने जीवन में विलासिता को कोई स्थान नहीं दिया। इसका मतलब है उन्होंने देश को कंट्रीब्यूट किया। और एक फुटप्रिंट एक बड़े बड़े स्टेटों के तैयार कर लीजिए, बड़े बड़े उद्योगों को तैयार कर लीजिए, और उस गांव में जंगली जी ने जो जंगल लगाया उसका फुटप्रिंट तैयार करिए, कितना सिंकिंग की है आपके सामने या दुनिया के सामने एक पिक्चर होगी जिसकी आप तुलना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सत्य तो यही है
कि जिस दिन से आईपीसीसी को नोबेल प्राइज मिला और तमाम पटाई क्लाइमेट चेंज एक बहस का मुद्दा बना, इसको स्वीकारना होगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इस बहस के मुद्दे का विकल्प सरकारों का कोई योजना थोप देना जिसका अता पता ना हो। तो ये देख लिया आपने, एक रिपोर्ट है आपके सामने जिसमें आम आदमी की भागीदारी नहीं है। एक ऐसा इनके ऊपर राइडर लगना चाहिए और जो राइडर हमारा राजनीतिक मुद्दा भी बने, क्योंकि अगर आपने खाली कह दिया था पंजाब हम 4-25 लोग बैठ गए तो बिहारी जी का तो आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, जंगली भाई का जीवन निकल गया, सब चिल्लाते मजे एक राइडर एक प्रोजेक्ट के रूप में आपकी घोषणा में कि ये इस सरकार के सामने जब इसके ऊपर रपट लिखेंगे कि साहब अगले साल जब जीडीपी आप दे हमको एक और सूचक बताइए कितना जंगल पानी हवा मिट्टी में आपने काम किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिपीटिशन और मैं आपको निश्चित रूप से हृदय से बधाई देता हूँ कि आपने ये बहस शुरू की। वही सबसे बड़ी बात है कि सब संकट में है और ये पीड़ा है जो इतनी भागीदारी यहाँ पे है। वीरेंद्र जी की कितनी पीड़ा थी जिन्होंने अभी बात बोली कि रपट में कहा है आम आदमी, दीदी ने जो बातें बोली और आप जो शुरुआत बहस की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कभी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के रूप में आप शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं हम करेंगे, वरना वो अब आदत पड़ गई है क्लाइमेट चेंज में बैठक भी साबित हो गई। तो इस आदत से इस आदत को मूवमेंट और मिशन के रूप में परिवर्तित करेंगे, निश्चित रूप से हम सफल होंगे अपने लक्ष्य। मैं इसके साथ आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सम्मान किया। बजट की बातें कागजों पर पेज भरने में बहुत तेज है। इस बजट के पेज 121 देखिए, सारे पेज में देखेंगे, उस पर लिखा है vulnerability to climate change and community perception। मतलब उन्होंने किताब में ये भी लिख दिया है कि हमने उस कम्युनिटी परसेप्शन को भी अकाउंट कर लिया। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जोशी जी का हार्दिक धन्यवाद अध्यक्षता करने के लिए। मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन हम लोग अभी यहाँ ब्रेक करते हैं चाय के लिए और समय से थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से चाय पी के आ जाएं। इतने लोग